नमस्कार साथियों, मैं नीलेश दुबे आज आप सभी के लिए हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आज आपको 40 क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा 10 प्रश्नों के माध्यम से। अर्थात एक एक क्वेश्चंस का हम पोस्टमार्टम कर देंगे, पूरे चारों ऑप्शंस के बारे में जान लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं ऑप्शंस को घुमा फिरा के बार बार एग्जाम में डालता है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, गारसा दा तासी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से कमेंट करें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो है हमारा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो गारसा दा तासी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था जो कि फ्रेंच भाषा में था, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गारसा दा तासी कौन था। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो सर्वप्रथम लिखने का प्रयास जो है हमारा किसने किया था, तो गारसा दा तासी ने किया हुआ था, लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था और उसका हिंदी में अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक, ये तो आपका राइट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी में लिखा हुआ था, वो थे हमारे शिव सिंह सेंगर। वो थे हमारे शिव सिंह सेंगर और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा हुआ था। यही आपसे पूछ देगा कि इंग्लिश भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने लिखा हुआ था, अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा हुआ था हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने इंग्लिश भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है ग्रंथ जो है आगे चलकर लिखा हुआ था। तो ये आपका देखिए कि आपने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस तैयार कर लिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहकर पुकारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बीजोपन काल कहकर पुकारा है। याद कैसे करेंगे? तो जो महान लोग होते हैं, ये कल चल रहा है भैया कलयुग। कलयुग में महान लोग जो होते हैं वो 2-4 होते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, ये आपको पता है। और लेकिन जब महान लोग 2-4 हैं और वही लोग जो है किसी बड़े काम का बीजार्पण करते हैं, अर्थात उद्घाटन जो है महान लोग ही करते हैं। तो महान से जो है हमारा महावीर याद कर लीजिएगा और बीजार्पण से आप लोग बीजोपन काल याद कर लीजिएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहकर पुकारा है। यहीं आपसे पूछ दे कि वीर काल किसने आदिकाल को कहकर पुकारा है, तो उन व्यक्ति का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीर काल कहकर पुकारा है। तो वी से विश्वनाथ, वी से वीर काल, ये याद रखेंगे। और यहीं आपसे अगर पूछ दे कि वीर गाथा काल किसने कहकर पुकारा है, वीर गाथा काल कहकर किसने पुकारा है हमारे आदिकाल को, तो वीर गाथा काल जो है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहकर पुकारा है। आपने रामचंद्र जी के बारे में सुना होगा, रावण को मारा था, वीरता का प्रदर्शन किया हुआ था, तो वीर गाथा काल कहकर जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने पुकारा है आदिकाल को। और प्रारंभिक काल किसने कहकर पुकारा है, तो गणेश जी की पूजा करते हैं। जब भी आप कोई नया काम करने की शुरुआत करते हैं तो आप किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है, याद इस तरीके से करिएगा। गणपति चंद्रगुप्त ने जो है आदिकाल को क्या कहकर, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहकर पुकारा है। तो गणेश से गणपति चंद्रगुप्त और प्रारंभिक काल मतलब किसी काल की शुरुआत, तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहकर पुकारा है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा में है?
ठीक है, ये आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि जो कवितावली है तुलसीदास जी की रचना किस भाषा में है। तो आप लोग जानते होंगे कि पेपर में आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है अवधी भाषा से लेके कि तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस वो हमारी किस भाषा में है, वो हमारी किस भाषा में है, वो हमारी अवधी भाषा में है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवितावली किस भाषा में है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि विनय पत्रिका सारी वली को लेकर, विनय पत्रिका सारी वली को लेकर ब्रज को चली, सारी वली को लेकर ब्रज को चली। अब ये ट्रिक मैंने आपको क्यों बताई, इसके पीछे एक रीजन है। इसमें तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। तीन वर्ड कौन से आपको याद रखने हैं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपको एक तो ब्रज याद रखना है, एक आपको ये वली याद रखना है, और विनय पत्रिका। कहने का मतलब विनय पत्रिका हो गई तुलसीदास जी का एक रचना, और जिन भी रचनाओं में तुलसीदास जी की वली लगा होगा उन सब की भाषा जो क्या होगी, वो हमारी ब्रज भाषा होगी। अर्थात कहने का मतलब तुलसीदास जी की रचना कवितावली हो गई, दोहावली हो गई, गीतावली हो गई, और साथ ही साथ इसके विनय पत्रिका हो गई। इन सब की भाषा क्या है? इन सब की भाषा ब्रज भाषा है। इसीलिए मैंने बोला कि विनय पत्रिका सारी वली को लेकर ब्रज को चली। इसलिए आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। और श्री रामचरितमानस की भाषा आपको पता है कि अवधी भाषा है। तो देखिए कितना आसानी से आप चीज़ों को टैकल कर पा रहे हैं, और चारों ऑप्शन को सीखते हुए कितनी आसानी से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्णों को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके पीछे रीजन भी आपको जानना है क्यों कहा जाता है। तो आपका आंसर तो होगा अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह वर्णों को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि हिंदी में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो एक तो आपका है अनुस्वार, और दूसरा है आपका विसर्ग। ये दो वर्ण जो हिंदी में, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अब इनको स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? तो आपको जैसा कि पता होगा कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, जो अपने आप से स्वतंत्र होते हैं, जिनको उच्चारित करने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो स्वयं से उच्चारित हो जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। लेकिन अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि आपको अनुस्वार और विसर्ग को उच्चारित करने के लिए ये आवर्ण, इसकी सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इनको हम लोग जो है स्वर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसके बाद अगर हम इनको व्यंजन की तरफ लेके आते हैं, तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। तो जब ये व्यंजन में आते हैं, तो किसी भी एक व्यंजन को उठा लीजिए, जैसे हमने का व्यंजन को उठा लिया, तो जब का वर्ण के साथ जो हमारा ये अनुस्वार लगा, तो इसने का को भी उच्चारित कर दिया। और कंग कहा, देखिए कंग कहा, इसने इनको भी उच्चारित कर दिया। तो एज अ स्वर की भांति भी इन्होंने कार्य किया। कहने का मतलब इनको हम ना तो स्वर में लिख सकते थे, ना इनको हम लोग व्यंजन में लिख सकते थे। तो हमारे विद्वानों ने वर्णमाला में तो इनको स्वरों के साथ रख दिया, लेकिन इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। स्वर के भी गुण विद्यमान हैं और व्यंजन के भी गुण विद्यमान हैं। जब स्वर के साथ रहते हैं तो ये व्यंजन की भांति कार्य करते हैं, और जब व्यंजन के साथ रहते हैं तो ये स्वरों की भांति कार्य करने लगते हैं। इसीलिए इनको हम स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब इसके बाद आपको अंतस्थ वर्ण के बारे में जानना है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हिंदी में 4 अंतस्थ वर्ण हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। ठीक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगर आप ट्रिक भी जानना चाहते हैं कि इनको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, या तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, आपने याद कर लिया, या से शुरुआत हो गई। इसके बाद राम, लक्ष्मण, वशिष्ठ। राम, लक्ष्मण, वशिष्ठ, कितनी आसानी से आपको अंतस्थ वर्ण याद हो गए। इसके बाद स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, तो हमारे जो है 25 स्पर्श व्यंजन है। का से लेके माँ तक जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो का से लेके माँ तक जो है हमारे स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 होते हैं। इसके बाद ऊष्म वर्ण के बारे में बात करें तो हमारे 4 होते हैं, तीनों प्रकार के सा। तालु सा हो गया हमारा एक, तालु सा। इसके बाद हमारा
मूर्धन्य सा और इसके बाद हमारा दंती सा। तो ये देखिए ये तालु सा हो गया, इसके बाद हमारा ये हमारा मूर्धन्य सा हो गया और इसके बाद हमारा ये दंती सा हो गया और साथ में इसके बाद हा। ये 4 वर्ण जो है हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चारों ऑप्शंस के बारे में पता चल गया और ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है। तो अभी मैंने इसके पहले एक ट्रिक बताई थी आपको कि दुनिया में 2-4 लोग ही महान होते हैं, क्योंकि भैया देखो ये चल रहा है कलयुग और कलयुग में आपको 2-4 लोग ही महान मिलेंगे, 2-4 लोग ही आपको महान मिलेंगे। और आपने जो धारावाहिक या सीरियल आता होगा उनमें देखा होगा जो बड़े बड़े ऋषि लोग जो महान होते थे उनके पीछे एक चक्र जैसा चलता रहता था, अर्थात उनसे क्या निकलती रहती थी? ऊष्मा निकलती रहती थी। तो 2-4 जो महान लोग हैं पृथ्वी में उनसे ऊष्मा निकलती रहती है। कहने का मतलब जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो हमारे 5 वर्गीय व्यंजन है का, चा, टा, ता, था, ठीक है, ये हमारे जो 5 वर्गीय व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है हमारे। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा और जो हमारे ऊष्म वर्ण होंगे, जो हमारे ऊष्म वर्ण होंगे वो भी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से आप ट्रिक से याद कर लेंगे कौन से महाप्राण वर्ण होते हैं। इसी के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपको याद रखना है 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ। मैंने आपको अंतस्थ बता ही दिया, 11 अलावा जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं और 135 का मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो हमारा क्या होगा? अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। साथ ही इसके साथ साथ जो अंतस्थ वर्ण होंगे वो भी हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आप कितनी आसानी से अल्प प्राण और महाप्राण को याद कर लिए कि 135 अंतस्थ हमारे अल्प प्राण और 2-4 महान लोग जिनसे ऊष्मा निकलती है वो हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए इस क्वेश्चन से आपके पेपर में वर्तनी शुद्धि के लिए भी पूछा जाता है कि री की मात्रा का प्रयोग किस वर्ण के साथ नहीं होता है। तो आपने अक्सर एक वर्ण देख रखा होगा जो पेपर में आपके अक्सर पूछा जाता है बार बार, वो वर्ण कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार की वर्तनी जो है पेपर में आपसे बार बार पूछी जाती है कि श्रृंगार को किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको भी पता है श्रृंगार को इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन पेपर में आपके किस तरीके से देगा? पेपर में आपके देगा इस तरीके से। कहने का मतलब री के साथ साथ वो रा की मात्रा का भी प्रयोग कर देता है जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। इसमें देखिए केवल आपका री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, री की मात्रा का। ये जो आपकी मात्रा है ये हमारा रा का पदेन रूप होता है और रा के साथ कभी भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये पूरी तरीके से गलत होता है और इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। तो इस वर्ड को अच्छे से घूर घूर के देख लीजिए, ये आपसे बार बार पेपर में वर्तनी स्थिति पूछा जाता है। साथ ही इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि री की मात्रा का प्रयोग किस वर्ण के साथ नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रा वर्ण के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वर्तनी शुद्धि से लेके आगे बढ़ेंगे कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। जैसे आपका मैंने श्रृंगार को लेके बताया उसी तरीके से कुछ वर्ण हैं, इनकी वर्तनी बतानी है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इसका आंसर। तो इस शब्द का, इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा आपका अत्यधिक। अत्यधिक वर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है उसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये जो 3 वर्ड हैं ये आखिरकार इनकी वर्तनी क्या होगी? तो ये हमारा अधीन होता है ना कि आधीन होता है। और ये हमारा व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक होता है, ठीक है, ना कि व्यवहारिक होता है, क्योंकि ये व्यवहार में एक प्रत्यय लगने से बनता है, क्योंकि ये व्यवहार में एक प्रत्यय लगने से बनता है। तो अगर पूछे व्यवहारिक में कौन सा प्रत्यय है, तो व्यवहार में जो हमारा एक प्रत्यय है, व्यवहार में एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है? हमारा व्यवहारिक बनता है। और इसके बाद जो हमारा ये मिष्ठान लिखा हुआ है, ये मिष्ठान नहीं होता, ये मिष्टान होता है। स्टा की जगह पे, स्टा की जगह पे जो हमारा क्या होता है? वो हमारा टा होता है,
ठा की जगह पे टा होता है। कहने का मतलब ये जो हमारा मिष्टान होता है, ना कि मिष्ठान होता है, इसलिए ये भी जो है हमारा गलत हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा सूर्य का इसमें पर्यायवाची शब्द है? सब लोग अच्छे से जानते होंगे, थोड़ा सा सरल क्वेश्चन भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो और ऑप्शन हैं उनसे आपको अदर पर्यायवाची भी जानने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है जल्दी से कमेंट करें कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका आंसर तो होगा पतंग। सूर्य का पर्यायवाची होगा वो तो होगा पतंग। अब पतंग कैसे याद करेंगे? देखिए, सूर्य भी जो होता है वो आसमान में होता है, आकाश में होता है, और पतंग भी हमारी आकाश के पास ही उड़ती है। तो इससे आपका सूर्य का पर्यायवाची आपने रिलेट करके याद कर लिया। यहीं पर आपको दो पर्यायवाची और मैं आपको दे रहा हूँ, एक द्युरेफ, एक षटपथ। ये जो हमारा पर्यायवाची है ये किसका होता है? ये भांवरा का पर्यायवाची होता है। भांवरा का पर्यायवाची द्युरेफ और षटपथ। और सुधांशु जो है हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। कैसे याद करेंगे? सुधांशु दो शब्दों से मिलकर बना है। सुधा का अंश, जिसमें सुधा अर्थात अमृत का अंश हो। अमृत जो होता है हमारा शीतल होता है, और अक्सर लोग कहते हैं कि अमृत का निर्माण जो है रात्रि में होता है, शीतलता इसी वजह से अमृत में होती है। तो सुधांशु जिसमें सुधा का अंश हो उसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। तो सुधांशु का पर्यायवाची चंद्रमा होगा, और द्युरेफ और षटपथ का पर्यायवाची भंवरा भी होता है, ठीक है। और पतंग का पर्यायवाची सूर्य भी होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। देखिए कितना ट्रिकी माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इस समुद्र में लगने वाली आग के लिए उपयुक्त शब्द है हमारा बड़वाग्नि। बड़वाग्नि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको ये अच्छे से पता होगा। देखिए, नदियां होती हैं छोटी, समुद्र होता है बड़ा, तो जब वो समुद्र बड़ा तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया बड़वाग्नि। बड़ा से बड़वाग्नि यूज कर दिया गया। तो समुद्र में लगने वाली आग को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि बोलते हैं। यहीं आपसे अगर कोई पूछ ले कि वन में लगने वाली आग को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग दावाग्नि बोलते हैं। अब याद कैसे करेंगे? जैसे आपका कोई मित्र है, आपसे अगर बोले कि हे भाई चल के जल्दी देखो वन में आग लग गई है, वो कहेगा नहीं यार नहीं लगी है, तो आप कहेंगे नहीं यार मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैं दावा कर रहा हूँ, इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि वन में जो आग लग गई है। तो दावा से आप दावाग्नि याद कर लेंगे कि वन में लगने वाली आग को आप जो है दावाग्नि बोलते हैं। और पेट में लगने वाली आग को आप जठराग्नि बोलते हैं। आपने बायो में पढ़ रखा होगा, जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से रिलेटेड होती हैं, तो वहीं से कनेक्ट करके पढ़िएगा कि पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। और भैया ये तो बहुत भी कठिन आग होती है जो विरह से लगती है, ये आपको अच्छे से सभी पता है, सभी लोग इससे परिचित होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि विरह से लगने वाली आग और समुद्र से लगने वाली आग को भैया, समुद्र में लगने वाली आग जो होती है उसको हम लोग बड़वाग्नि बोलते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कमेंट कर पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानीन बोलते हैं उसको। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? कानीन बोलते हैं। तो ये आप लोग आज देख सकते हैं कि आप लोग ने 10 क्वेश्चंस के माध्यम से कैसे 40 क्वेश्चंस लगभग तैयार किए। ये 10 क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं पेपर में, लेकिन इनके जो ऑप्शंस हैं वो भी क्वेश्चंस के रूप में बना के आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने यहाँ से आज ये सीखा कि आपको इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, कम समय में इस तरीके से तैयारी करनी है, जिससे कि आप लोग आज के युग के कंपटीशन में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके और सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको जो है पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियोस आप लोग जो है आगे भी अगर चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय दें। मैं इस श्रृंखला को लगातार कंटिन्यू रखूँगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को भी जाँच सकें और आपका जो है लगातार तैयारी में वृद्धि हो सके। और जिन भी छात्रों को
इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RAIS के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसी में मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस, आगे भी इसी तरह की पीडीएफ्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।